नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवकिरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में। यह एक खरीफ की फसल है और यह अप्रैल और जुलाई में उगाई जाती है। तो एक नज़र इसके परिचय पर डालते हैं। अश्वगंधा को चमत्कारी जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। इसका नाम अश्वगंधा इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें घोड़े की तरह गंध देती हैं। यह शरीर को घोड़े की तरह शक्ति प्रदान कराता है। इसके बीज, जड़ें और पत्ते का प्रयोग काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा से तैयार की गई दवाइयाँ तनाव निवारक, नपुंसकता दूर करने के लिए और चिंता, अवसाद, भय, सिजोफ्रेनिया इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसका औसतन कद 30 से 120 सेंटीमीटर और जड़ें सफ़ेद भूरे रंग की गूदेदार होती हैं। इसके फूल हरे रंग के होते हैं जिन पर संतरी लाल रंग के बेर की तरह फल लगे होते हैं। भारत के मुख्य अश्वगंधा उगने वाले राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। अब हम बात करेंगे इसके आगे जलवायु की। तो इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसके मिट्टी की। बढ़िया निकास वाली रेतली, दोमट या हल्की लाल मिट्टी जिसका 7.5 से 8 pH मान हो, उसमें उगाने पर अच्छे परिणाम देती है। नमी बरकरार रखने वाली और जल सोखने वाली मिट्टी में अश्वगंधा की खेती नहीं की जा सकती है। इसके लिए मिट्टी हल्की, गहरी और अच्छे जल निकासी वाली होनी चाहिए। अच्छे निकास वाली काली और भारी मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। आगे हम बात करेंगे इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार की। पहली किस्म है जवाहर असगंध 20 एंड जवाहर असगंध 134। यह उच्च क्षारी किस्म है। यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा विकसित की गई। इस किस्म के पौधे का कद छोटा होता है और यह अपना घनत्व ज़्यादा होने के कारण जानी जाती है। यह किस्म की पैदावार 180 दिन में सूखी जड़ों में कुल 0.30% एनोलाइड की मात्रा है। अगली बात करेंगे दूसरे किस्म की, राजविजय अश्वगंधा 100 की। यह किस्म भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं रक्षिता एंड पोषिता की। अधिक उपज देने वाली यह किस्म CIMAP लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। अगले किस्म की बात करते हैं WSR के बारे में। यह किस्म CSIR खेती रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर द्वारा विकसित की गई है। आगे बात करते हैं अगले किस्म की नागौरी के बारे में। यह एक स्थानीय किस्म है जिसकी जड़ों में ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। आगे बात करेंगे इसके ज़मीन की तैयारी के बारे में। अश्वगंधा की खेती के लिए भुरभुरी और समतल ज़मीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और बारिश से पहले खेत को डिस्क या तवियों से जुताई करें। खेत को अप्रैल-मई के महीने में तैयार करें। आगे बात करते हैं इसके बिजाई की। बिजाई का समय अश्वगंधा की खेती के लिए जून-जुलाई के महीने में नर्सरी तैयार करें। इसमें बात करते हैं अगले फासले की। अंकुरन प्रतिशतता के आधार पर पंक्ति में फासला 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे में फासला 10 सेंटीमीटर रखें। आगे बात करते हैं बीज की गहराई की। बीज को बोने के लिए 1 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। आगे बात करते हैं बिजाई के ढंग की। इसकी बिजाई पनीरी मुख्य खेत में लगाकर की जाती है। आगे बात करते हैं इसके बीज की मात्रा। अच्छी किस्मों के लिए 4 से 5 किलो बीजों का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। आगे बात करते हैं बीज का उपचार। फसल को मिट्टी से होने वाली बीमारियां और कीटों से बचाने के लिए थीरम या डाइथेन M45, इनोफिल M45 3 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। उपचार के बाद बीजों को हवा में सुखाएं और बिजाई के लिए प्रयोग करें। आगे हम बात करेंगे इसके पनीरी की देखरेख और रोपण के बारे में। बिजाई से पहले खेत की हल से 1 बार जोताई करें, फिर तवियों से मिट्टी के भुरभुरा होने तक 2 बार जोताई करें और मिट्टी को पोषक बनाने के लिए जैविक तत्व डालें। नर्सरी बेड को सतह से ऊपर उठाकर उपचार किए गए बीजों को बोने के लिए प्रयोग करें। रोपाई से पहले 10 से 20 टन रूढ़ी की खाद, यूरिया 15 किलो और 15 किलो फास्फोरस मिट्टी को पोषित करने के लिए डालें।
बीज 5 से 7 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं और लगभग 35 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई से पहले अश्वगंधा की आवश्यकता अनुसार पानी दें ताकि नए पौधे को आसानी से निकाला जा सके। 60 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद 40 सेंटीमीटर की चौड़ी मेड़ों पर रोपाई करें। आगे हम बात करेंगे इसके खाद की। खाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में, यूरिया 14 किलोग्राम प्रति एकड़, एसएसपी 38 किलोग्राम प्रति एकड़। अब बात करते हैं आगे तत्व किलोग्राम प्रति एकड़ में। नाइट्रोजन 6 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 6 किलोग्राम प्रति एकड़। खेत तैयारी के समय लगभग 4 से 8 टन रूढ़ी की खाद प्रति एकड़ डालें और मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। फिर सुहागे के साथ खेत को समतल करें। इसमें किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह एक चिकित्सक पौधा है और जैविक खेती के द्वारा उगता है। कुछ जैविक खादें जैसे कि रूढ़ी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आदि ज़रूरत अनुसार प्रयोग की जा सकती है। कुछ बायो कीटनाशक जो कि नीम, चित्रकमूल, धतूरा, गौमूत्र आदि से तैयार होते हैं। इनको मिट्टी की और बीजों से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, यूरिया 14 किलो और फास्फोरस 6 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 38 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खेत को नदीने मुक्त करने के लिए आमतौर पर 2 बार गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली बिजाई के 20 से 25 दिनों और दूसरी गुड़ाई पहली गुड़ाई के 20 से 25 दिनों के बाद करें। नदीनों को रोकने के लिए बिजाई से पहले इसोप्रोटुरान 20 से 200 ग्राम और ग्लाइफोसेट 600 ग्राम प्रति एकड़ में डालें। आगे हम बात करते हैं इसके सिंचाई की। अनावश्यक पानी और बारिश के साथ फसल को नुकसान होता है। यदि बारिश वाले दिन हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। 1 से 2 बार जीवन रक्षक सिंचाइयाँ करें। सिंचित हालातों में फसल को 10 से 15 दिनों में 1 बार सिंचाई करें। पहली सिंचाई अंकुरन से 35 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 60 से 70 दिनों के बीच करनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे पौधों की देखभाल के बारे में। हानिकारक कीट और रोकथाम। इस फसल पर कोई हानिकारक कीट नहीं देखे जा सकते, लेकिन कई बार जूं और कीटों का हमला इस फसल पर देखा जा सकता है। अगले कीट की बात करते हैं इसके चेपा के बारे में। यह एक छोटा कीट है जो पौधों का रस चूसता है। काली और हरी उड़ने वाली मक्खी जो तेजी से प्रजनन करती हैं, पौधे को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। चेपे की रोकथाम के लिए 0.5% मैलाथियान और कैलथेन 0.1 से 0.3% के मिश्रण की स्प्रे 10 से 15 दिनों के फासले पर करें। आगे बात करते हैं कीटों का हमला। साग का केचुआ और जू हमला करने वाले मुख्य कीट हैं। साग का केचुआ, इसकी रोकथाम के लिए सुमिसिडिन 10 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगे बात करते हैं जू की। जैसे ही इसका हमला दिखे तो रोकथाम के लिए इथियान 10 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आगे बात करते हैं बीमारियां और रोकथाम के बारे में। इस फसल पर नए पौधों का गलन और झुलस रोग जैसी बीमारियां देखी जा सकती हैं। नए पौधों का गलना और मुरझाना, यह बीमारी कीटों और नीमातोड़ के कारण होती है जो बीजों और नए पौधों को नष्ट कर देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए बीमारी रहित बीज और नीम का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अगली बीमारी की, पत्तों पर धब्बे के बारे में। यह एक बड़ी संख्या में फंगस, विषाणु और रोगाणु के कारण यह बीमारी फैलती है, जिससे पत्तों पर बेरंगे धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बिजाई के 30 दिन बाद 3 ग्राम डाइथेन M45 को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और बीमारी दिखे तो 15 दिनों के फासले पर दोबारा स्प्रे करें। आगे हम बात करेंगे फसल की कटाई की। पौधा 160 से 180 दिनों में पैदावार देता है। कटाई सूखे मौसम में करें जब पत्ते सूख रहे हों और फल लाल सतरंगी रंग के हो जाएं। कटाई हाथों से जड़ों को उखाड़कर या मशीन द्वारा बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए की जाती है, जैसे कि पावर टिलर या कंट्री प्लो आदि के साथ। आगे बात करते हैं कटाई के बाद की। कटाई के बाद पौधों से जड़ों को अलग करें और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे 8 से 10 सेंटीमीटर काट दें और फिर हवा में सुखाएं। कटाई के बाद छटाई की जाती है। जड़ों के टुकड़ों को बेचने के लिए टीन के बक्सों में स्टोर कर लिया जाता है। जड़ें जितनी लंबी होंगी उतना मूल्य उतना ही ज़्यादा होगा। फल को अलग से तोड़ें और हवा में
सुखा के पीस लिया जाता है ताकि बीज आसानी से बाहर निकल सके। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।